वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के गिवन कोड की आउटपुट कैसे फाइंड आउट की जाती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट लाइन में 3 वेरिएबल्स जो कि इंटीजर डेटा टाइप के हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया है, वेरिएबल ए, बी एंड सी। सेकेंड लाइन में इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जा रहा है वैल्यू 6 के साथ। इस लाइन का मतलब ये है कि ए की वैल्यू भी 6 है, कॉमा बी की वैल्यू भी 6 है और सी की वैल्यू भी 6 है। इसे आप यूं सेपरेटली भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इस एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, एक चीज याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज के कोड की एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होती है, यानी सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली, फिर थर्ड वन एंड सो ऑन। सेकेंड लाइन की एग्जीक्यूशन के साथ ए, बी और सी वेरिएबल्स को 6 वैल्यू असाइन हो गई। ओके, थर्ड लाइन देखें, a इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू जो कि यहाँ पर सेकेंड लाइन में 6 थी, अब वो 4 हो गई है, यानी ओवरराइट हो गई है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई है 4 के साथ। इसे कहते हैं वैल्यू को ओवरराइट करना। नेक्स्ट लाइन में देखें, b इज इक्वल टू a का मतलब है कि b को a की वैल्यू मिली और a की वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 4। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि b इज इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू भी 6 नहीं रही बल्कि 4 हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन देखें, c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू जो कि 6 थी वो भी अपडेट हो गई और c इज इक्वल टू 2 नाउ। नेक्स्ट लाइन है printf। इस लाइन में एक पॉइंट नोट करें, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स की आउटपुट शो करवानी होती है, यानी यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल प्रोवाइड की जाती है, उन तमाम वेरिएबल्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यहाँ पर लिखा जाता है। पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर फर्स्ट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल को, थर्ड वाला थर्ड वेरिएबल को एंड सो ऑन। जितने यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने ही उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे और वो रेस्पेक्टिवली इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पर, वो क्या है, 4। उसके बाद b की वैल्यू विच इज ऑल्सो 4 एंड देन c की वैल्यू जो कि 2 है। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, इंट n, a, b 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर डेटा टाइप के और n को इनिशियलाइज किया गया है 400 के साथ, a को इनिशियलाइज किया गया है n मॉडुलस 100। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। n जो कि 400 है, 400 मॉडुलस 100। इस ऑपरेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम 400 को डिवाइड करेंगे 100 पे और जो रिमाइंडर आएगा, इसको मैं डिवाइड करती हूँ, 100 4s are 400 एंड रिमाइंडर इज 0। इस एक्सप्रेशन की आउटपुट आएगी 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। n में क्या था, 400, 400 डिवाइडेड बाय 10, 400 डिवाइडेड बाय 10, 10 40 एंड 400, रिमाइंडर इसका भी 0 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन सिंबल है ना कि रिमाइंडर सिंबल। सो इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा, ये वाला 40। सो b की वैल्यू अब हो जाएगी 40। इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद b की वैल्यू हो जाएगी 40। उसके बाद देखें, n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, यानी इस डिवीजन में जो रिमाइंडर आएगा वो n में ट्रांसफर होगा। अब n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला आंसर इस एक्सप्रेशन में जाएगा, n को ट्रांसफर होगा और ये वाला आंसर इस लाइन में b को मिल रहा है, यानी b इज इक्वल टू 40 एंड n इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, प्रिंटफ स्टेटमेंट में रिजल्ट इज इक्वल टू मॉडुलस d मॉडुलस d मॉडुलस d। ये वाला मॉडुलस d इसके लिए, ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए और ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल के लिए। यहाँ से लेकर इतनी स्टेटमेंट एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगी, यानी यहाँ पर लिखा आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगहों पर इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी। यानी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल n की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पर क्या आई थी, 0। यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। उसके बाद सेकंड वेरिएबल b की वैल्यू हमने देखी थी, b इज इक्वल टू 40, यहाँ पर आएगा 40 और फिर वेरिएबल a की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, a इज इक्वल टू 0, अगेन 0।
ये होगी आउटपुट ऑफ दिस कोड, ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस की आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट a इज इक्वल टू 9, ए वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया गया है और इनिशियलाइज भी किया गया है। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में देखें, a इज इक्वल टू a मॉडुलस 4। यहाँ पर a की वैल्यू अपडेट होने जा रही है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर क्या होगा, a मॉडुलस 4 का मतलब है कि a जिसकी वैल्यू 9 है, 9 को 4 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर a में ट्रांसफर किया जाएगा। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। 9 4 4 2s आर 8, बाकी बचा 1 यानी रिमाइंडर 1 है। सो इस 1 को, इस रिमाइंडर को असाइन कर दिया जाएगा इस a वेरिएबल को। a इज इक्वल टू 1। अब a 9 नहीं रहा बल्कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद a में 1 आ चुका है। नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है मॉडुलस d। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस d वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और मॉडुलस d की जगह पर ही इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 1 नाउ। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पर आएगा मॉडुलस d के नीचे आएगा 1 और इसके नीचे इस रिजल्ट के नीचे रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हुआ करती है। 1 इज रिजल्ट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैरेक्टर टाइप के 3 वेरिएबल्स हैं W1, W2, W3। नेक्स्ट लाइन में देखें, W1 इज इक्वल टू A। W1 क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप का है इसलिए जाहिर है कि इसमें हम कोई ना कोई कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। सो A लेटर W1 में आ गया। W2 इज इक्वल टू B। W2 में कैरेक्टर B है, W3 में कैरेक्टर C है। अब हम देखते हैं थर्ड लाइन जो कि प्रिंटफ फंक्शन है। फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखें 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज होंगे और कॉमा के बाद आएंगे तीनों वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है। यहाँ से मैं डबल कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देती हूँ, इट्स जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। अब आप देखें W1 की क्या वैल्यू है A, स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा A। W2 की वैल्यू B है, यहाँ पर B प्रिंट होगा। नेक्स्ट वेरिएबल W3 की वैल्यू विच इज C प्रिंट होगा। इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी A B C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट A इज इक्वल टू 21, A में 21 है। अब प्रिंट F क्या करवाना है, मॉडुलस D A मॉडुलस या रिमाइंडर 2। A रिमाइंडर 2 को मैं यहाँ पर एक्सपैंड करके लिखती हूँ A मॉडुलस 2। A में उसकी वैल्यू पुट करेंगे 21 मॉडुलस 2 यानी 21 को डिवाइड करेंगे 2 पर और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअली प्रिंट होगा। 2 10s आर 20, बाकी बचा 1। अब आप देख सकते हैं कि A मॉडुलस 2 को सॉल्व करने से क्या आंसर आ रहा है 1 और 1 ही स्क्रीन पर प्रिंट होगा यानी इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी 1। अगर यहाँ पर A मॉडुलस 2 की जगह A डिवाइडेड बाय 2 होता तो फिर क्या आंसर आना था, फिर आंसर आना था 10। डिवीजन ऑपरेटर का आंसर ये वाला होता है और मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लोट f इज इक्वल टू 3.2413। फ्लोटिंग पॉइंट एक वेरिएबल है जिसका नाम है f और उसमें ये वैल्यू असाइन करवाई गई है यानी f वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है इस वैल्यू के साथ। सेकेंड लाइन में है प्रिंट f का फंक्शन। प्रिंट f के फंक्शन में डबल कोटेशन मार्क्स में इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन किया गया है और बाद में वेरिएबल का नाम आ रहा है। अब देखें इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट है f इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इसने एज इट इज प्रिंट होना है। इसके बाद वाला पार्ट देखें मॉडुलस 3.3f, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर f वेरिएबल का। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है कि फ्लोट वेरिएबल का होता है मॉडुलस f। अब जो मॉडुलस f के दरमियान में 3.3 है इसको अंडरस्टैंड करें आप कि इसका क्या मतलब है। 3.3f, इस 3.3f का मतलब ये है कि डॉट के बाद जो डिजिट होता है इससे कहते हैं प्रीसियन यानी इशारिया के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट होंगे आउटपुट में, राइट। इस 3 का मतलब है प्रीसियन और ये वाला 3 रिप्रेजेंट करता है कि टोटल फील्ड विड्थ कितनी होगी यानी नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल आउटपुट में कितने होंगे। सबसे पहले सॉल्व किया जाता है फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट को हम देखते हैं, यहाँ पर देखें 2413।
2413 में से पहले 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है और पहले 3 डिजिट्स क्या है 241। ये जो 1 है इसको राउंड करके लिखा जाएगा। राउंड तब किया जाता है जब यहाँ पर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। जब छोटी हो तो इसे राउंड ऑफ नहीं किया जाता, एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन अगर बड़ी हो तो फिर यहाँ पर इसे राउंड ऑफ किया जाता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटी वैल्यू है इसलिए 241 यहाँ पर एज इट इज आएगा 241। यहाँ पर अगर 2 होता यानी इशारिया के बाद 2 डिजिट्स प्रिंट करवाने होते तो फिर 24 आता। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो फिर सिर्फ 2 आता। ओके, इशारिया के बाद वाले 3 डिजिट्स को हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं इशारिया से पहले वाले 3 की। इसे कहते हैं फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, यानी इस आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे और उस काउंटिंग में डॉट भी इंक्लूडेड होता है और अगर माइनस का सिंबल हो तो वो भी इंक्लूडेड होता है। इस क्वेश्चन में 3 लिखा है जबकि यहाँ पर 4 कॉलम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कॉलम 1 इशारिया, दूसरा कॉलम है 2, तीसरा है 4, चौथा है 1। जब यहाँ पर छोटी वैल्यू लिखी हो तो ऐसा नहीं होता कि हम क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको छोटा करके ये प्रिंट करवा दें, यानी कंपाइलर ऐसा नहीं कर सकता कि अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू लिखी है तो आउटपुट की वैल्यू को शॉर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट होगी, उस पर इस 3 का कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 आएगा। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यहाँ पर 3 लिखा था लेकिन टोटल कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि मिनिमम 5 ही बनते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर 3 की बजाय 7 होता तो इसको इंक्रीज किया जा सकता था और इसको इंक्रीज करने का क्या तरीका होता, यहाँ पर 2 स्पेसेस आ जाती और फिर ये कॉलम्स कितने हो जाते 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर यहाँ पर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर डिफॉल्ट वैल्यू से बड़ा नंबर दिया हो तब तो यहाँ पर स्पेसेस ऐड हो सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर छोटा हो और डिफॉल्ट वैल्यू बड़ी हो तो फिर इस फील्ड विड्थ स्पेसिफायर की कोई वैल्यू नहीं रहती बल्कि डिफॉल्ट वैल्यू को एज इट इज प्रिंट होना ही होता है। इस केस में आउटपुट हमारी होगी 3.241। इस क्वेश्चन की आउटपुट ये आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंट ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर डेटा टाइप के। ए की वैल्यू है 5, बी में 10 है, सी में क्या है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है c इज इक्वल टू a और b की मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी 5 प्लस 10, इसका मतलब c में आ गया 15। अब c क्या अपडेट हो चुका है, c इज इक्वल टू 15। ओके, अब हम देखते हैं प्रिंट एफ से इसकी आउटपुट क्या प्रिंट होगी। जहां पर मॉडुलस d है उस जगह पर इस वेरिएबल की वैल्यू ने प्रिंट होना है और इससे पहले जितनी भी स्ट्रिंग है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो फिर इसकी आउटपुट क्या होगी, द सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या आई है 15, यहाँ पर 15 प्रिंट होगा। इस क्वेश्चन की आउटपुट ये प्रिंट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ch1 एक कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें a पुट करवाया जा रहा है, यानी इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा रहा है a कैरेक्टर के साथ। इसी तरह ch2 is another character variable and it is being initialized with value b. Similarly, ch3 is the third character variable जिसको इनिशियलाइज किया गया है c कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है printf का फंक्शन। printf के फंक्शन में कॉमा के बाद देखें सिर्फ एक वेरिएबल को प्रिंट करवाया जा रहा है। इस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर है मॉडुलस c, क्योंकि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है मॉडुलस c। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस वेरिएबल। ch3 वेरिएबल की जो आउटपुट होगी स्क्रीन पर उसके फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो एक कैरेक्टर होगा और हमें पता है ch3 में क्या वैल्यू पड़ी है c की। ओके, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले वाली स्ट्रिंग को देखें और इसके बाद वाली स्ट्रिंग को देखें। पहले वाली स्ट्रिंग में ch2 लिखा है जो कि एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। इसी तरह ch1 भी
एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। दरमियान में देखें बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन पर कर्सर को मूव करने के लिए। अब हम इसे राइट डाउन करते हैं कि आउटपुट कैसे प्रिंट होगी। सबसे पहले प्रिंट होगा CH2, यहां मैं लिखूंगी CH2 एज इट इज आएगा। उसके बाद न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस है /n, जिसकी वजह से पॉइंटर यहां से शिफ्ट होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सो पॉइंटर अब यहां पर मौजूद है और नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि C है, सो यहां पर C प्रिंट होगा। C प्रिंट होने के बाद अगेन नेक्स्ट लाइन का एस्केप सीक्वेंस आ गया, जिसने कर्सर को यहां से मूव करवा दिया नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन पर इस वक्त कर्सर मूव कर चुका है। और यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी जो इस एस्केप सीक्वेंस के बाद लिखी है, यानी CH1। सो यहाँ पर प्रिंट होगा CH1। ये होगी इस प्रोग्राम की आउटपुट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटफ सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा है जिसमें लिखा है बुक के बाद है \t एस्केप सीक्वेंस है जो मोर देन 1 स्पेसिस को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जब भी बैकस्लैश होगा आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस है, और एस्केप सीक्वेंस का जो मतलब होगा यानी उसके पीछे जो फंक्शनैलिटी होगी वो इसकी जगह पर परफॉर्म कर दी जाएगी। इस स्टेटमेंट की आउटपुट यूं होगी, बुक लिखा जाएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ पर 1 स्पेस नहीं देनी, मोर देन 1 स्पेसिस, तकरीबन इतनी स्पेस होती है, 3 या 4 स्पेसिस होती हैं जो एक टैब से आती हैं। सो इन स्पेसिस के बाद लिखा जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग के बाद देखें \n है। \n क्या करेगा, कर्सर जो कि यहीं पर है यानी नेक्स्ट जो भी आउटपुट होगी उसे यहाँ पर प्रिंट आउट होना है, लेकिन \n की वजह से पॉइंटर या कर्सर यहाँ से मूव करके न्यू लाइन में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से मैं स्पेसिस को रिमूव कर देती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। ओके, इतनी चीज प्रिंट करवाने के बाद यहाँ से पॉइंटर या कर्सर मूव हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में मूव होने के बाद यानी इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई और अब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, इसमें भी सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया जा रहा है और ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है is a। अब यहाँ पर है पॉइंटर तो यहीं पर लिखा जाएगा is a। अब देखें आगे फिर \t यानी टैब का एस्केप सीक्वेंस आ गया। अब यहाँ पर अगेन मोर देन 1 स्पेसेस आएंगी और फिर लिखा जाएगा वेरी गुड। यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेरी गुड। अब यहाँ पर देखें \n नहीं है, इसलिए कर्सर या पॉइंटर यहीं पर मौजूद रहेगा। ये सिर्फ निशानी में लगा रही हूँ आपके समझने के लिए, राइट। अब सेकेंड लाइन की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लाइन देखें, printf स्टार्ट में ही \n है यानी न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस है जो क्या करेगा, इस पॉइंटर को इस एंड से उठाकर नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। अब कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना है, हैबिट। सो यहाँ पर आएगा HABIT। सो इस क्वेश्चन की आउटपुट जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट x = 10, y = 20 एंड z = 30। 3 इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं जिन्हें इनिशियलाइज किया गया है 10, 20 और 30 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट लाइन देखें, x = x + y। x जो यहाँ पर 10 था, 10 थी जिसमें वैल्यू, वो यहाँ पर अपडेट होने जा रहा है। अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करूंगी और ये होगा x = x की वैल्यू है 10, यहाँ मैं लिखूंगी 10 प्लस y की वैल्यू है 20। सो यहाँ पर 20 आएगा और ये क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ पर x अपडेट हो चुका है, x की नई वैल्यू है 30। अब x में 10 नहीं रहा बल्कि 30 वैल्यू आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें। इस लाइन की एग्जीक्यूशन के साथ ही y में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसको भी मैं इसी तरह से वैल्यूज पुट करके लिखती हूँ। y = y की क्या वैल्यू है 20 प्लस z की वैल्यू जो कि 30 है, ये हो गया 50।
इसका मतलब ये है कि y अब अपडेट हो गया है और इसकी वैल्यू चेंज होकर 50 हो चुकी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। z इज इक्वल टू x माइनस y। इसमें भी मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। z इज इक्वल टू x क्या है 30, यहाँ 30 लिखा जाएगा, x की जगह पर उसकी वैल्यू, आगे माइनस और फिर y की वैल्यू -50। 30 माइनस 50 क्या आएगा -20। सो z की वैल्यू इस वक्त हो चुकी है -20। अब लास्ट लाइन है printf का फंक्शन है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पर, इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज को, मॉडुलस d, मॉडुलस d, मॉडुलस d। ये तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इन 3 वेरिएबल्स के लिए। इस लाइन की एग्जीक्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं जो यहाँ से होगी। स्क्रीन पर प्रिंट होगा रिजल्ट, ये क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए एज इट इज प्रिंट होगी, इज इक्वल टू भी एज इट इज आएगा। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर इसके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि इस वक्त यहाँ पर है 30। सो यहाँ पर 30 लिखा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि y के लिए है, इसकी जगह पर y की वैल्यू प्रिंट होगी। y की वैल्यू क्या है 50। यहाँ पर मैं लिखूंगी y की वैल्यू जो कि अब 50 है और उसके बाद आएगी z की वैल्यू जो कि -20 है। यहाँ पर अब आएगा -20। सो इस प्रोग्राम की आउटपुट ये वाली लाइन होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है, वो है printf का फंक्शन। अब इसमें हम प्रिंटिंग देखते हैं किस तरह से होगी। यहाँ पर जो बैकस्लैश लगी है इसकी वजह ये है कि ये जस्ट एक सेपरेटर के तौर पर यहाँ पर लिखी गई है इन 2 डबल कोटेशन मार्क्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों डबल कोटेशन मार्क्स इकट्ठे होते तो फिर सिंटैक्स एरर आना था, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बाद हम टेक्स्ट को नहीं लिख सकते, राइट। और अगर हम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स दोबारा एंटर कर भी रहे हैं तो फिर भी सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल कोटेशन मार्क्स हम एंटर नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें बैकस्लैश यूज करनी पड़ती है। ये बैकस्लैश स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगी, इट्स जस्ट अ सेपरेटर बिटवीन दीज 2 डबल कोटेशन मार्क्स। इस क्वेश्चन की आउटपुट स्टार्ट होगी यहाँ से, इन डबल कोटेशन मार्क्स से। सो यहाँ पर आएगा डबल कोटेशन मार्क्स देन हेलो, इसके बाद डबल बैकस्लैश का मतलब है सिंगल बैकस्लैश, यानी सिंगल बैकस्लैश को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए जो हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं उसे कहते हैं डबल बैकस्लैश। सो इन डबल बैकस्लैश की जगह पर एक सिंगल बैकस्लैश अपीयर होगी। इसके बाद देखें नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है जो कि न्यू लाइन का है। इस बैकस्लैश एन की वजह से कर्सर यहाँ से मूव होकर न्यू लाइन में चला जाएगा और न्यू लाइन में जाकर नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी जो कि है डियर और फिर एक्सक्लेमेशन सिंबल। सो यहाँ पर लिखा जाएगा डियर एंड देन एक्सक्लेमेशन सिंबल। यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स, एंडिंग डबल कोटेशन मार्क्स हैं इन डबल कोटेशन मार्क्स की, राइट। ये स्टार्ट है और ये एंडिंग है। इनके दरमियान में जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होंगे और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एज अ सेपरेटर यूज होती है बैकस्लैश। इस लाइन की आउटपुट होगी दिस वन। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ch1 जिसमें स्मॉल x को रखवाया गया है, कॉमा के बाद है ch2। ch2 इज अनदर कैरेक्टर वेरिएबल, इसे इनिशियलाइज किया जा रहा है स्मॉल y के साथ, और ch3 कैरेक्टर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है स्मॉल z के साथ। अब यहाँ पर printf फंक्शन है। printf फंक्शन में हम देखते हैं, printf फंक्शन में फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, उसके बाद 2 वेरिएबल्स की आउटपुट को शो करवाया जाएगा। इन 2 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर देखें 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मौजूद हैं। ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल के लिए, ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल के लिए। अब इसकी प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पर यानी इसकी जगह पर क्या प्रिंट होगा? इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि y है। स्क्रीन पर प्रिंट होगा स्मॉल y। उसके बाद है \t का एस्केप सीक्वेंस। \t यहाँ पर मोर देन 1 स्पेसेस इंसर्ट करेगा और उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट वेरिएबल की आउटपुट जो कि है ch3 और उसमें है स्मॉल z।
यानी यहाँ पर मोर देन 1 स्पेसिस अबाउट 4 स्पेसिस आएंगी और फिर यहाँ पर प्रिंट होगा स्मॉल z और /t क्या करेगा, यहाँ पर तकरीबन 4 स्पेसिस के बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट होगी जो कि है ch1। यहाँ पर आपने देखा ये थोड़ा सा दिखने में कंफ्यूजिंग लगता है कि ch1 शायद एक वेरिएबल है, ये वाला ch1, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जा रहा है। वेरिएबल्स हमेशा इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के खत्म होने के बाद कॉमा के साथ लिखे जाते हैं, सही। सो ch1 को हम यहाँ पर स्पेस यानी टैब के बाद एज इट इज लिख देंगे ch1। सो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंगल लाइन है, printf। printf में ये है फॉर्मेट स्ट्रिंग और कॉमा के बाद एक वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है और इसके अंदर देखें फ्लोटिंग टाइप वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है जिसके दरमियान में लिखा है 0.3। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली प्रिंट होगी। यहाँ पर देखें 0.3 का मतलब मैंने आपको बताया था कि इशारिया के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। इशारिया के बाद ये कह रहा है यानी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली 3 डिजिट्स आने चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 डिजिट है। तो इसकी आउटपुट किस तरह से प्रिंट होगी, यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट और 2 के बाद इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर 2 जीरोस को इंसर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इशारिया के बाद जितने मर्जी आप जीरो लिखते हैं उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर इसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली इसको राइट डाउन करने के लिए यहाँ पर 2 जीरोस इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें इशारिया से पहले कोई वैल्यू नहीं है और इशारिया से पहले कौन सी वैल्यू होती है, फील्ड विड्थ, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स आउटपुट के कितने होंगे। कॉलम्स का मतलब है एक वैल्यू जो प्रिंट हुई होती है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। जब यहाँ पर फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई नहीं किया होगा तब यहाँ पर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी, यानी 1 को एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाएगा। 1.200 इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, printf की स्टेटमेंट है। printf में अगेन एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 1.2348 और यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें देखें 0.3 यानी इशारिया के बाद 3 डिजिट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 3 डिजिट्स में मैंने आपको बताया था लास्ट जो डिजिट होगा यानी कि यहाँ पर 3rd डिजिट उसको राउंड किया जाएगा अगर यहाँ पर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी। क्योंकि यहाँ पर 8 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए 4 राउंड होकर 5 हो जाएगा। सो इशारिया के बाद क्या लिखा जाएगा, 2, 3, 5। अगेन यहाँ पर इशारिया से पहले कोई फील्ड विड्थ नहीं बताई गई, सो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी विच इज 1, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। 1.235 इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्लोट x इज इक्वल टू -25.14। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, x, y 2 वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। नेक्स्ट लाइन देखें, printf x इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है और कॉमा के बाद x, यानी यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करने जा रही है, x की वैल्यू को प्रिंट करवाने। और x की वैल्यू किस फॉर्मेट पे प्रिंट होगी, जो फॉर्मेट यहाँ पर गिवन होगा जिसमें x इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है जो एज इट इज प्रिंट होगी, x इज इक्वल टू, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखें, पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को पिक करना है। सो x की वैल्यू ये है और इसमें से पॉइंट के बाद पहले ही 2 वैल्यूज हैं, सो ये 2 वैल्यूज एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी 0.14। अब यहाँ पर देखें फील्ड विड्थ है 6, यानी आउटपुट को 6 कॉलम्स में डिस्प्ले करना है। और यहाँ पर आप ये भी देखें कि ये माइनस लगा हुआ है, माइनस सिंबल भी एक कॉलम कंज्यूम करेगा। सो 6 कॉलम्स में आउटपुट को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर जो हम आउटपुट लिखेंगे इंश्योर करना होगा कि उसको 6 कॉलम्स में होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि अगर x की वैल्यू 6 से ज्यादा कॉलम्स कंज्यूम कर रही होती तो फिर 6 की कोई वैल्यू नहीं रहनी थी, क्योंकि हम यहाँ से डिजिट को कम नहीं कर सकते। सो
अब हम काउंट करते हैं कि ये ऑलरेडी कितने कॉलम्स कंज्यूम कर रही है। एक कॉलम माइनस कर रहा है, देन 2, 3, 4, 5, 6। सो ऑलरेडी x की वैल्यू 6 कॉलम्स कंज्यूम कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या 0 ऐड करने की जरूरत नहीं। हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, -25.14। यहां पर अब देखें, इस x की वैल्यू को बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्रिंट करवाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम्स में। सो इस लाइन की आउटपुट ये आएगी स्क्रीन पर। इसके बाद देखें, प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें y को प्रिंट करवाया जा रहा है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग को लिखेंगे y इज इक्वल टू, अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली हमने y की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में है कि इशारिया के बाद 5 डिजिट्स आने चाहिए। यहाँ पर देखें, इशारिया के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ऑलरेडी 5 है, सो ये 5 डिजिट्स एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगी 0.1415 और टोटल फील्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 8। सो अब हम देखते हैं कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं। 5 ये वाले थे, 6 आएगा डॉट के लिए, 7 आएगा 3 के लिए। अब देखिए यहाँ पर 7 कॉलम्स कंज्यूम हो रहे हैं और हमें 8 पूरे करने हैं। 8 पूरे करने के लिए क्या करेंगे, 3 से पहले स्पेस आ जाएगी। सो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 और यहाँ पर स्पेस। ये वाला जो सिंबल है ये सिर्फ स्पेस को शो करवाने के लिए यूज होता है। इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो वहां पर ये डिब्बे प्रिंट नहीं होंगे, वहां पर स्पेस होगी जो आपको इतना फील भी नहीं होगी कि यहाँ पर स्पेस है। लेकिन जब आपने पेपर में आउटपुट शो करवानी है तो स्पेसिस को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि स्पेसिस कब इंसर्ट होंगी और एंड में जीरोस कब होंगे। जब हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को पूरा करना होगा, जैसे यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, इसको अगर 6 बनाना होगा तो फिर हम एंड में 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर। इसी तरह अगर हमने फील्ड विड्थ को ज्यादा करना है तो फिर हम इशारिया से पहले वाली वैल्यूज जो होंगी उनसे पहले हम यहाँ पर स्पेसिस को इंसर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट i इज इक्वल टू 515। i एक इंटीजर वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज किया गया है 515 वैल्यू के साथ। नेक्स्ट लाइन प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर i की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में देखें स्ट्रिंग कौन सी है, i इज इक्वल टू, सो यहाँ पर लिखा जाएगा i इज इक्वल टू। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंगली i की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। 5 डिजिट्स में हमने i की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, जबकि i की वैल्यू है 3 डिजिट्स में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखकर उससे पहले 2 स्पेसेस ऐड कर देंगे। अब देखें फील्ड विड्थ कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रिंटफ, यहाँ पर अगेन i को ही प्रिंट करवाना है लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर। सो यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू 2 डिजिट्स इसके प्रिंट करवाने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अगर वेरिएबल के नंबर ऑफ डिजिट्स से कम फील्ड विड्थ लिखी होगी तो आप इसको सिंपली इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। सो ये वाला 2 इग्नोर हो जाएगा और जो i की डिफॉल्ट वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी और वो होगी 515। इस क्वेश्चन की आउटपुट इस तरह से आएगी। और यहाँ पर देखें मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है, लेकिन जब ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगी तो ये कुछ इस तरह से होगी, 515 515। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस नहीं आया। पॉइंटर इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद यहीं पर रहा और नेक्स्ट लाइन की प्रिंटिंग आ गई। सो जब यहाँ पर हम पॉइंटर को या कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जब तक मूव नहीं करते, नेक्स्ट प्रिंटिंग भी उसी पॉइंट पर हो जाती है। सो इस प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगी,
इस तरह की। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने लाइन वाइज इसकी प्रिंटिंग कर दी। हालांकि स्क्रीन पर ये किस तरह से आएगी, पहले ये वाली वैल्यू लिखी होगी पूरी और इसके आगे ही इस तरह से y की वैल्यू लिखी होगी। यहाँ से i इज इक्वल टू मुझसे स्किप हो गया, इसको मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि i इज इक्वल टू इज अ पार्ट ऑफ दिस आउटपुट। सो यहाँ पर दोबारा लिखा आएगा i इज इक्वल टू 515। ये आउटपुट होगी स्क्रीन पर डिस्प्ले। इसे भी मैं दोबारा लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू -25। आपने भी एग्जैक्टली पेपर में इसी तरह से लिखना है। जब तक एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का नहीं आएगा आप आउटपुट नई लाइन में नहीं लिखेंगे। मैंने क्योंकि लाइन वाइज आपको समझाया इसलिए मैंने सेपरेट लाइंस में लिखा था। सो इस प्रोग्राम की आउटपुट इस तरह से होगी और इसकी इस तरह से। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x की डेटा टाइप तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन वैल्यू से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें 5 वैल्यू इनिशियलाइज की गई है। नेक्स्ट लाइन देखें, y इज इक्वल टू x प्लस प्लस। यहाँ पर क्योंकि y वेरिएबल में एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके स्टोर करवाया जा रहा है, इसलिए अंडरस्टूड होगा कि y भी एक इंटीजर वेरिएबल है। y में क्या होगा, x में इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो y में असाइन कर दी जाएगी। इसमें मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा देती हूँ। y इज इक्वल टू 5 में एक ऐड हो रहा है। हमें पता है कि प्लस प्लस ऑपरेटर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि 1 को ऐड करता है एग्जिस्टिंग वैल्यू में। सो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इस वक्त क्या है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 6। नेक्स्ट है प्रिंटएफ स्टेटमेंट। प्रिंटएफ स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स यानी x और y को सिंपली डिस्प्ले करवाना है और 5 को आप इसके फॉर्मेट स्पेसिफाई की जगह पे प्रिंट करवाएंगे और 6 को इसके फॉर्मेट स्पेसिफाई की जगह पर। सो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 5 6। ये 56 5 और 6 आउटपुट होगी इस प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। फ्लोट f इज इक्वल टू दिस। f फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। प्रिंट एफ में f वेरिएबल की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है इस फॉर्मेट स्ट्रिंग और इस फॉर्मेट स्पेसिफाई के अकॉर्डिंगली। फॉर्मेट स्पेसिफाई से पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग एज इट इज आएगी, f इज इक्वल टू एज इट इज आएगा। इसके बाद देखें मॉडुलस f के दरमियान 7.3। 0.3 का मतलब है कि यहाँ से पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट्स को पिक करेंगे। थर्ड डिजिट को पिक करते हुए यहाँ पर देखें 5 है, इसलिए इस 1 को राउंड किया जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा 142 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 0.142। फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने इस फॉर्मेट पर पिक कर लिया। अब हम देखते हैं टोटल फील्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो है 7 और यहाँ पर 3 1 डिजिट है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास फील्ड विड्थ इस वक्त कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5 है। इसे 7 बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 स्पेसिस को ऐड करेंगे, 1 and 2। इस प्रोग्राम की आउटपुट ये होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें एक सिंगल लाइन है जो कि है प्रिंटएफ का फंक्शन और उसमें एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करवाई जा रही है। डबल कोटेशन मार्क्स के आगे से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। सिंपल हेलो वर्ल्ड को एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवाया जाएगा, हेलो। इसके बाद देखें एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन का। सो कर्सर यहाँ से मूव कर जाएगा न्यू लाइन पर और न्यू लाइन पर जाकर वर्ल्ड लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा वर्ल्ड। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर ये स्मॉल लेटर्स हैं तो स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स हैं तो कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी स्ट्रिंग लिखी जाती है वो एज इट इज प्रिंट होती है। फिर देखें एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। सो पॉइंटर यहाँ से न्यू लाइन में मूव करेगा और न्यू लाइन में प्रिंट होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का P बड़ा, पाकिस्तान। नेक्स्ट लाइन देखें प्रिंट एफ। इसमें B इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। स्टार्ट हो रहा है एक एस्टेरिक से, एस्टेरिक एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। उसके बाद न्यू लाइन में कर्सर मूव करेगा और न्यू लाइन में 2 एस्टेरिक्स प्रिंट होंगे, यहाँ पर 2 एस्टेरिक्स प्रिंट होंगे। अगेन कर्सर न्यू लाइन में मूव करेगा और 3 एस्टेरिक्स प्रिंट करवाएगा, 1 2 3। और इस एस्केप सीक्वेंस की वजह से अगेन कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है इसलिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया जाएगा। सो इस लाइन की आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट देखें, प्रिंटफ वेलकम और फिर \n। वेलकम एज इट इज लिखा जाएगा और पॉइंटर को न्यू लाइन में मूव किया जाएगा और वहां पर लिखा जाएगा थैंक्स। यहाँ पर आएगा थैंक्स। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद क्वेश्चंस करवाऊं जिनमें आउटपुट को डिटरमाइन किया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर जरूरत हुई तो फिर मैं आपको इस पर एक और लेक्चर डिलीवर कर दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंप्यूटर साइंस lectures, subscribe to my channel.